आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का अवलोकन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन और गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश की किरणों के परावर्तन किस तरह से होते हैं और कैसे उनके प्रतिबिंब बनते हैं, उन प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में देखा था। आज यहाँ पर हम पेज 185 के प्रश्नों को देखेंगे। पेज 185 के प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। पेज 185 में पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसकी परिभाषा हम देखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी एक प्रकाश की किरण ये चली, एक प्रकाश की किरण ये चली, दर्पण से टकराई और दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात एक फोकस पर पहुंच गई। फिर एक प्रकाश की किरण ये चली मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात ये भी इस बिंदु पर मिल गई और ये प्रकाश की किरण भी यहाँ से चली और दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात ये भी इस बिंदु पर मिल गई। तो माने मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात इस बिंदु पर फोकस हो रही हैं, मिल रही हैं, इसलिए इसे हम फोकस बिंदु कहेंगे। चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए अवतल दर्पण का फोकस कहलाएगा। यह अवतल दर्पण है इसलिए अवतल दर्पण का फोकस कहलाएगा। अवतल दर्पण के फोकस को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f बराबर हमें ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र नहीं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है अर्थात r बराबर 2f, r बराबर 2f। यहाँ r बराबर दिया हुआ है 20 और 2 इंटू एफ, तो इसलिए एफ बराबर 20/2, 2 से 20 कट गए, 2 दाहम 20, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसलिए इस दर्पण की फोकस दूरी हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना सके। आवर्धित माने उसका बड़ा। तो जो दर्पण वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब सीधा हो और वस्तु से बड़ा हो, तो किसी भी बिंब का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना सकता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो आकार में वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो इसलिए वो दर्पण अवतल दर्पण है जो
किसी बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद उत्तर 4 देखेंगे। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदर्श दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता दी गई है। इसका कारण है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है। क्योंकि ये दर्पण बाहर की ओर वक्रित होते हैं। चूँकि ये दर्पण बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, अर्थात बाहर की ओर वक्रित होते हैं, इसलिए इनका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अधिक हो जाता है। और दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अधिक हो जाने के कारण और साथ ही वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण जो चालक है वो छोटे से दर्पण के द्वारा अपने पीछे के सारे दृश्य को बहुत आसानी से और बहुत पीछे के अपने दृश्य के बहुत बड़े क्षेत्र को वो बहुत आसानी से देख लेता है। तो इसलिए उसको ये फायदा हो जाता है। तो इस कारण से वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसको हमें देखना है। तो अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग है टार्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। माने जो टार्च है, सर्च लाइट है और वाहन है, उनकी जो हेडलाइटें होती हैं, सर्च लाइट, टार्च, वाहन के हेडलाइट्स के जो शीशे होते हैं वो अवतल दर्पण के होते हैं, जिससे उसको एक समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में सहायता मिलती है और इस प्रकार से वो वस्तु का प्रतिबिंब माने वो काफ़ी दूर तक प्रकाश को फैला सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है सेविंग दर्पण के रूप में। सेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि चूँकि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो जो सेविंग दर्पण में उसका प्रतिबिंब जब देखा जाता है व्यक्ति का, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, चेहरा बड़ा दिखाई देता है। तो इससे सेविंग करने में उनको आसानी होती है। तो सेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ, दांत रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के उत्तल दर्पण का उपयोग मुंह के अंदर दांत, मसूड़े इत्यादि के प्रतिबिंब को देखने के लिए करते हैं। इसमें होता क्या है कि चूँकि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए उस बड़े प्रतिबिंब की सहायता से दांत, मुंह के अंदर की जो बारीक चीज़ें हैं उनको अच्छे से देख पाते हैं। और चौथा है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्टियाँ होती हैं, तो चूँकि इसकी विशेषता ये होती है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आती हैं वो उन किरणों को एक बिंदु पर अर्थात फोकस पर केंद्रित कर देता है। तो इसलिए सूर्य से अनंत से आने वाली समांतर किरणों को वो अपने फोकस पर केंद्रित कर देता है। इससे सौर भट्टियों में इससे काफ़ी फायदा मिलता है, तापमान ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण के उपयोग देखा। अवतल दर्पण का उपयोग काहे में किया जाता है? टार्च में, सर्च लाइट में और वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश की शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग है सेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चौथा है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही अब हम देखेंगे
उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, मैंने पीछे का दृश्य देखने के लिए। वाहनों में जो इसका उपयोग किया जाता है वो पीछे का पूरा दृश्य देखने के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि इसका चूँकि इसकी जो पृष्ठें हैं वो वक्रित होती हैं, तो इसलिए इसका दृश्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रतिबिंब छोटा बनाता है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि चालक जो है वो अपने पीछे का पूरा दृश्य बड़ी आसानी से और सीधा सीधा देख सकता है, क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये फ़ायदा होता है। तो इसलिए इसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी चिन्ह परिपाटी क्या है। तो गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो गोली दर्पण का ध्रुव है उसे मूल बिंदु मानते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोली दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर स्थित मानी जाती है। वस्तु सदैव, वस्तु जिसको बिंब कहते हैं, सदैव दर्पण के बाईं ओर स्थित मानी जाती है तथा प्रकाश की किरण सदैव बाएं से दाएं आपतित मानी जाती है। प्रकाश की किरण जो है वो सदैव बाएं से दाएं आपतित मानी जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। दर्पण के ध्रुव, जितनी भी मुख्य अक्ष के समानांतर दूरियां हैं वो सब दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। या तो दर्पण के ध्रुव से इधर नापी जाएंगी या दर्पण के ध्रुव से इधर नापी जाएंगी, बाएं या दाएं। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर जितनी दूरियां नापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी तथा दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के लंबवत जो दूरी नापी जाएगी ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरी नापी जाएगी वो धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो दूरी नापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी। इसको हम इस चित्र में थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर ये वस्तु है, जो भी वस्तु है वो दर्पण के बाईं ओर स्थित मानी जाती है और प्रकाश की किरण दर्पण के बाएं से दाएं ओर आपतित होती है। दर्पण की जितनी भी दूरियां हैं वो सब दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, अर्थात पी से मापी जाती हैं। पी के बाईं ओर जितनी दूरियां हैं वो सब ऋणात्मक मानी जाएंगी और दाईं ओर जितनी दूरियां हैं वो सब धनात्मक मानी जाएंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो दूरियां हैं, इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो सब धनात्मक होंगी और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरियां नापी जाएंगी वो सब ऋणात्मक होंगी। इस प्रकार से हम दर्पण के द्वारा चिन्ह परिपाटी को देखते हैं, किस तरह से गोली दर्पणों की चिन्ह परिपाटी